हेलो एवरीवन, आई एम तैयब पाक। दोस्तों, चाइना का शुमार आज के वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में से होता है। आज से सिर्फ 40 साल पहले इस मुल्क में पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा था। गरीबी और भूखमरी ने पूरे मुल्क में बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर अगले 30 सालों में एक ऐसा ट्रांसफर देखने को मिला कि ये मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% था, लेकिन आज चाइना 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। इनका पॉवर्टी रेट अब 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। लेकिन कई मायनों में इसे एक सुपर पावर भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने इतनी तेजी से तरक्की की? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मुस्तकबिल की सुपर पावर समझे जाने वाला चाइना 1 अक्टूबर 1949 में आजाद हुआ। नक्शे पर अगर देखा जाए तो चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। अपने साइज की वजह से चाइना एक बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी तक। दोस्तों, 1839 से 1949 तक का जो पीरियड है उसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बुलाया जाता है चाइनीज की तरफ से। हालांकि ब्रिटिश ने कभी चाइना के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा नहीं जमाया, जैसे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पर जमाया था, लेकिन चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट कंपनी चाइना पर ओपीएम की बौछार कर देती है। ओपीएम एक भारी ड्रग है जिसकी वजह से चाइनीज लोग बुरी तरह से मुतासर हो जाते हैं। पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। उसके बाद कई ट्रीटीज साइन कराई जाती हैं चाइना से जबरदस्ती, जिससे चाइना को अपनी जमीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में एक खतरनाक सिविल वार होती है चाइना में, टाइपिंग रिबेलियन नाम से, जिससे लाखों लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे जाओ तो साल 1894 में पहली साइनो जापानीज वार देखने को मिलती है चाइना और जापान के दरमियान। इस टेरिटरी को लेकर चाइना और जापान एक दूसरे से जंग को चले जाते हैं। साल 1937 से 1945 के दरमियान चाइना को और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जापानीज कॉलोनाइजर से। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में चाइना जापान से लड़ रहा था। इस जंग की वजह से 30 मिलियन चाइनीज लोग मारे जाते हैं। उसके बाद चाइना वर्ल्ड वार 2 जीत जाता है एलाइड फोर्सेज के साथ और जापान पीछे हट जाता है। ये जंग खत्म होते ही चाइना में एक सिविल वार होती है, जिसमें कुछ लोग साथ वाले आइलैंड पर भाग जाते हैं, जिसे आज ताइवान कहते हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से चाइना कंट्री की शुरुआत होती है। 1 अक्टूबर 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आता है। दोस्तों, अपनी आजादी के बाद भी चाइना को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साल 1959 से 1961 के दरमियान चाइना में इतना खतरनाक फेमाइन आता है। इस फेमाइन की वजह से 40 मिलियन चाइनीज लोग मारे जाते हैं। इसे तारीख का वन ऑफ द डेडेस्ट फेमाइन माना जाता है। इसके बाद चाइना में काफी क्लाइमेट डिजास्टर भी आए। उसके बाद साल 1976 में शुरुआत होती है नए और जदीद चाइना की। उस वक्त चाइना में एक नए लीडर उभर कर सामने आए, डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। इनके दौर में ही असल ट्रांसफॉर्मेशन होता है चाइना में। एग्रीकल्चरल सिस्टम में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसानों को जदीद सहूलतें दी जाती हैं और मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बड़ी तब्दीली लाई जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम को बढ़ाया जाता है, जिससे इकानमी काफ़ी ग्रो होती है। साल 1978 में 1949 के कंपैरिजन में चाइना में 3 गुना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल बनाए जाते हैं। इस अरसे में एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनी, जिसकी मदद से चाइना ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी यानी गुर्बत से बाहर निकाला। चाइनीज गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में। इसकी मदद से ही पूरे मुल्क में एक टैलेंट पूल तैयार हुआ, जिससे चाइना का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आगे बढ़ा। इन चीज़ों की वजह से लाखों लोग पॉवर्टी यानी गुर्बत से बाहर आने लगे और लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। इस अरसे में एग्रीकल्चर यानी ज़राअत को बहुत बढ़ावा मिला। साल 1986 में एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया गया चाइनीज गवर्नमेंट की जानिब से। 9 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी हर बच्चे के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन पर। चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया। लोगों को वो स्किल सिखाई जाए जिनकी एक्चुअली जरूरत है जॉब्स में। दोस्तों, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने एजुकेशन पर बहुत फोकस किया और एक बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च किया, जिसकी वजह से चाइना में लिटरेसी रेट में कमाल का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। साल 1982 में चाइना में लिटरेसी रेट 65% था और साल 2010 में 90% क्रॉस कर गया था। लेकिन पाकिस्तान में आज भी लिटरेसी रेट 58% है और पुराना और अजीब सा एजुकेशनल सिस्टम है। उसके बाद चाइना ने हेल्थ केयर पर काफी काम किया।
दोस्तों अगली डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी डिंग जोंगपिंग की, टाउनशिप और एंटरप्राइजेज विलेज जिन्हें TVEs भी कहा जाता है। इस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की वजह से चाइना ने रूरल एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लाई और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया। TVEs चाइना के हर सेक्टर में लॉन्च की गई, जैसा कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। इस TVEs की सबसे बड़ी एग्जाम्पल चाइना की हवावे कंपनी है। साल 1990 तक TVEs तकरीबन 100 मिलियन लोगों को रोजगार दे रही थी। करोड़ों जॉब जनरेट हुई इसकी वजह से। दोस्तों ये तब ही हो पाया क्योंकि लोग ऑलरेडी एजुकेटेड और स्किल्ड थे। उसके बाद चाइना में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया गया, जिसकी वजह से बाहर की कंपनियों ने चाइना में इन्वेस्टमेंट की। जब बाहर की कंपनियां मुल्क में पैसा एक्सपेंड करेंगी तो उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की जरूरत होगी। अगर लोग ही स्किल्ड और एजुकेटेड नहीं होंगे तो कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। चाइना में लेबर सस्ता था, लोग स्किल्ड थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी और TVEs की वजह से लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। शिनजिन पहला स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनता है चाइना में। ये एक छोटा सा फिशिंग गाँव था और कुछ ही सालों में देखते ही देखते मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन गया। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को मुल्क में लाने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई। चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया के सामने खोला गया। इसकी वजह से बहुत सी कंपनियों जैसे नाइकी, एप्पल, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करी चाइना में। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत काम किया गया। गवर्नमेंट ने साइंटिफिक रिसर्च को एक प्रायोरिटी बनाया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है बीजिंग में बना जोंगगोनकुन साइंस पार्क साल 1988 में, जो कि एक हब है टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन का। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया वो काफी सोच समझकर प्रैक्टिकल तरीके से लिया गया। हर स्टेप पर टेस्ट किया गया और पॉलिसीज को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया गया। दोस्तों इसी वजह से चाइना का शुमार आज दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में होता है और इसे मुस्तकबिल की सुपर पावर समझा जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो चाइना के बारे में कि चाइना ने कैसे इतनी तेजी से तरक्की की। अगर आपको हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।